हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो। यहाँ पर आज जो अपन करेंगे वो पार्ट करेंगे 9 और आज अपना जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। एडवर्ब देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। थोड़ा सा लंबा बन सकता है क्योंकि उसके अंदर थोड़े से रूल्स ज़्यादा हैं और समझाने के लिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। तो उसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि सारे इससे पहले जो वर्ब करा दिया है आपको, नाउन एंड नंबर्स करा दिए, नाउन एंड केसेस करा दिए हैं, आर्टिकल्स करा दिए हैं, तो एक बार जाके उनको देख लेना, उन रूल्स को याद करना। जैसे जैसे ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सारे टॉपिक से एरर के जो रूल्स हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट करवाऊंगी। तो इससे बेटर है कि आप अगर उन क्वेश्चंस को करो उससे पहले आप ये सारे रूल्स को रट के एकदम तैयार कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो कौन सा होने वाला है, एडवर्ब। और अपना पार्ट कौन सा है, आज है अपना 9 पार्ट। ठीक है, उससे पहले जो 8 पार्ट है वो टोटल हो चुके हैं। अब देखते हैं एडवर्ब क्या होता है। देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब वर्ब की जो विशेषता बताए। लेकिन क्या होता है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता, एडवर्ब बहुत सारी चीज़ों की विशेषता बताता है। जैसे कभी कभी प्रीपोजिशन की, किसी सेंटेंस की, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता तो वैसे एडजेक्टिव बताता है, हमें ये चीज़ पता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एडवर्ब होते हैं लेकिन वो नाउन एंड प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो किस किस की विशेषता बताते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को। ही रन्स फास्ट, वर्ब और एडवर्ब। तो यहाँ पे जो रन है वो वर्ब हो गया और ये फास्ट जो हो गया वो क्या हो गया, उसका एडवर्ब हो गया। तो वो भाग रहा है लेकिन वो कैसा, तेज भाग रहा है। शी स्पीक्स क्लियरली, तो वो बोलती है लेकिन वो क्या कैसे करती है, क्लियरली, एकदम क्लियर बोलती है। तो यहाँ पर दोनों जो वर्ब हैं, जो क्रिया हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, किसी विशेषण एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो ये एब्सोल्युटली जो है वो क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, राइट। तो राइट है, राइट की विशेषता कौन बता रहा है, एब्सोल्युटली। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ पे देखो गर्ल तो वर्ब, गर्ल तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है, गुड बता रहा है। गुड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरी। तो मेरी बात समझ में आ रही है। तो कभी कभी ये एडजेक्टिव्स होता है उसकी भी विशेषता बताता है, जैसे ये यहाँ पे बता रहा है, जैसे ये यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, क्रिया विशेषण एडवर्ब्स की भी विशेषता बताता है। जैसे देखो, शी राइट्स वेरी केयरफुली, तो केयरफुली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, वेरी लगा के। यू कैन रन वेरी फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे एडवर्ब है और एडवर्ब की भी विशेषता क्या बता रहा है, वेरी, यानी ये भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ये अभी तक अपन ने देखा किस किस की बताता है, वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है और एडवर्ब की भी विशेषता, यानी एडवर्ब और एडवर्ब की भी विशेषता खुद ही बताता है। नेक्स्ट वाला देखो, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे देखो, द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड, तो ओवर की बात करोगे तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के ऊपर कौन सा, एग्जैक्टली, यानी एडवर्ब है। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन क्या है, ओवर, तो ओवर की भी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब बता रहा है। किसी कंजक्शन की विशेषता बताता है। जैसे कंजक्शंस देखो यहाँ पे, ही किल्ड हर सिंपली बिकॉज शी हैड रिफ्यूज टू मैरी हिम, तो यहाँ पे बिकॉज जो है वो कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है और इसकी भी विशेषता बता रहा है कि सिंपली बिकॉज, उसने सिर्फ उसके उसको मार दिया क्योंकि उसने उससे रिफ्यूज कर दिया शादी करने से। तो यहाँ पे बिकॉज की विशेषता कौन बता रहा है, सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, किसी वाक्य सेंटेंस की विशेषता बताता है। जैसे फॉर्चुनेटली ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस की विशेषता कौन बता रहा है, फॉर्चुनेटली, हम खुश हैं इस बात से कि उसको कोई भी इंजरी नहीं हुई, चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस है, ही डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, फॉर्चुनेटली। ये बात आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो यह काम नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब्स होते हैं ओनली हो गया, इवन हो गया, एटलीस्ट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, ओनली हरी हैज़ पास्ड, तो हरी जो है वो क्या है, नाउन है, लेकिन नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ओनली। ओनली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। तो यहाँ पे कभी कभी ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, उसमें ओनली दे कैन सेव यू, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दे कैन सेव यू, अगर इसके अंदर देखो ए जो हो रहा है वो प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, इसको लिख लेना, एडवर्ब हो जाएगा। और ये चीज़ क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगा। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे एडवर्ब बता रहा है। नेक्स्ट देखो अब अपन देखेंगे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है। ये एडवर्ब को होता है 3 भाग में बांटा जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब और दूसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। सिंपल की बात करोगे, इंटेरोगेटिव की बात करेंगे और रिलेटिव की करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन करते हैं सिंपल एडवर्ब्स की। सिंपल एडवर्ब्स जो होते हैं, सिंपल एडवर्ब्स मतलब समझो नॉर्मली इनके अंदर 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। जैसे इसके अंदर सबसे पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, नंबर। इसके अंदर
क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट आता है, फिर मैनर आता है, क्वांटिटी आता है, मैनर आता है, क्वालिटी और स्टेट आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव आता है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं टाइम, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट वाले फॉर्म के अंदर। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन कौन से होते हैं? जैसे शब्द जो समय बताते हो, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली, लेट, लेटली और रिसेंटली। तो ये सारे क्या हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम के जो इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लूँ। वो होते हैं व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेंस। मतलब जब हम पूछते हैं ना समय के लिए पूछते हो, इंटरोगेटिव में तब अपन होता है क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ व्हेन, कब, कहाँ जा रहे हो, है ना, कितने समय के लिए जा रहे हो, हाउ लॉन्ग, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के लिए होता है हेयर, देयर, इन, आउट, अवे, इंडोर, आउटडोर्स, फार, नियर, एवरीवेयर, नोवेयर, एनीवेयर। ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस के इंटरोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब होते हैं वेयर और फ्रॉम वेयर आदि। तो यहाँ पे पहले तो बता दिया प्लेसेस क्या होते हैं, अब वेयर मतलब कहाँ जा रहे हो, फ्रॉम वेयर से कहाँ से आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ क्या होती हैं इसके एडवर्ब ऑफ प्लेस के इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। रिलेटिव होते हैं किसी के रिस्पेक्ट में जब अपन बात कर रहे होते हैं, और इंटरोगेटिव होते हैं जब अपन किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, एडवर्ब ऑफ नंबर, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वैसे कैसे हो जाएगा? सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, स्केर्सली, रेयरली। एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के इंटरोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब कौन से होंगे? हाउ मेनी टाइम्स। जब अपन पूछे कितनी बार, फ्रीक्वेंसी मतलब होती है कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है या फिर कितनी बार हो रही है, तो अपन क्या पूछ लेंगे? हाउ मेनी टाइम्स। वैसे ही एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट होता है टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, कंप्लीटली, होली, पार्शली, फेयरली, रैदर, फार, एक्सेट्रा। अब इसके अंदर इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब की बात करेंगे इसके, तो इसके जो हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे हो जाएगा हाउ मच, हाउ फार, ये दिख नहीं रहा अभी, हाउ मच, हाउ फार, देख लो एक बार चलो। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट के क्या होते हैं? टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, सफिशिएंटली, कंप्लीटली, होली, पार्शली, फेयरली, रैदर, फार, एक्सेट्रा। अब इसके क्वांटिटी और इंटरोगेटिव के और रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं इसके? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के हाउ मच, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वालिटी और स्टेट का होता है दस, सो, बेडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुली, फास्ट, एक्सेट्रा। और एडवर्ब ऑफ मैनर के इंटरोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? हाउ, इन, व्हाट वे, एक्सेट्रा। जब इनकी सेंटेंस वगैरह करोगे ना तब थोड़े से और समझ में आ जाएंगे। अभी तो बस एक बार देख लो कि क्या क्या होते हैं। वैसे कोई पेपर में ये पूछता नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए। फिर अपने पास लास्ट वाला आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसमें यस, नो, श्योरली, सर्टनली और नॉट और एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, उनके यूजेज हैं वो देखेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी तो आएंगी इन रूल्स के अंदर, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अब रूल्स देखना शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको थ्योरी में थोड़ा बहुत बताया कि कितने टाइप होते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये किसकी विशेषता बताता है। अब रूल्स देखना स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। अब हमारे पास आते हैं सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले आता है टू, मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। तो इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू बैड, टू नॉटी, टू विकेट, टू फैट, टू डल, एक्सेट्रा। अतः देखो इसका मतलब होता है, मैं नॉर्मल सेंस में बता देती हूँ, टू जो होता है ना वो नेगेटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ करा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव कहा जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव बताना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ करा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि हेल्दी जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, प्लीज मतलब पॉजिटिव सेंस में, हैप्पी और ग्लैड भी पॉजिटिव सेंस में होता है, तो इसके साथ कभी भी टू नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, तो ये वाली चीज़ एकदम गलत है। इसका मतलब ये है कि मैं तो आपसे मिलकर इतना खुश हूँ कि जितना नहीं होना चाहिए था, लेकिन आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, तो वेरी ग्लैड टू मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या बन रहा है? आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी कि मेरे को मैं आपसे मिलकर खुश हूँ जितना मुझे नहीं होना चाहिए था। तो ये जो टू है ना वो नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पे, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आपने बोला कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि टू जो होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन अगर टू के साथ टू जुड़ जाए, ये टी डबल ओ वाले के साथ टी एक सिंगल टी जुड़ जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में भी कभी कभी यूज़ करा जा सकता है। जैसे देखो, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड। वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसे चीटेड नहीं करा जा सकता। बात समझ में आ गई? तो ये क्या बना? ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। नेक्स्ट देखो, मच, टू और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। तो मच टू के साथ हमेशा क्या लगता है? अनप्लीजेंट। आप बस इतना टू को याद रखना, टू अगर यहाँ पे लग रहा है ना इसके अंदर तो ये अनप्लीजेंट, लेकिन अगर टू के साथ एक जो डबल टू है, जो डबल ओ वाला है उसके साथ एक ओ आ गया तो वो पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डबल टू रहेगा तो वो हमेशा नेगेटिव में होगा, ऐसे याद कर लो। फिर यहाँ पे देखो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, जैसे मच टू पेनफुल, मच टू केयरलेस, मच टू विकेड, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना मेरी? टू मच प्लस नाउन, टू मच के बाद नाउन लगता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो टू मच पेन, टू मच केयरलेसनेस,
टू मच इनसिंसियरिटी, तो अगर मच और टू आ रहा है तो एडजेक्टिव लगेगा, और टू मच आ रहा है तो नाउन लगेगा। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो मच के बाद अगर टू आ रहा है तो ये बनेगा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है, ये ऐसे आएगा। और अगर टू प्लस मच आ रहा है तो इसके बाद ये आएगा नाउन। ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना। तो यहाँ पे टू मच पेन और यहाँ पे क्या है, मच टू पेनफुल, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे क्या है, नाउन है। टू मच केयरलेसनेस, यहाँ पे क्या है, मच टू केयरलेस। मच टू विकेड और यहाँ पे क्या है, टू मच इनसिंसियरिटी। मेरी बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखो रूल, नेक्स्ट वाला देखो, नन टू और नॉट वेरी। देखो उसका मतलब ये जो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होता है ना उसके साथ होता है। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, नेक्स्ट वाला पॉइंट में क्या है, नन टू, और इसका मतलब होता है नॉट वेरी। इसका प्रयोग जो होता है वो प्लीजेंट या अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ होता है। जैसे इसमें देखो, दिस ऐसे इज नन टू गुड, तो नन टू यहाँ पे लग रहा है और प्लीजेंट एडजेक्टिव है क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ बता रहा है। दिस ऐसे इज नन टू बैड, तो यहाँ पे नन टू लग रहा है उसके साथ अनप्लीजेंट है, तो जो नन टू होता है ना उसका मतलब होता है नॉट वेरी, और वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के साथ लग सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि यह निबंध बहुत अच्छा नहीं है, और इसका मतलब है कि यह ऐसे, या फिर यह निबंध बहुत बुरा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा नहीं है, तो अच्छा नहीं है यानी वो नेगेटिव सेंस में, और बहुत बुरा नहीं है मतलब हाँ उसको मार्क्स मिल सकते हैं, वो ठीक सेंस के अंदर है। नेक्स्ट वाला देखो, अब देखो यहाँ पे ओनली टू, अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था, नन टू, अब क्या आ गया, ओनली टू भी होता है। इसका मतलब होता है वेरी। ये प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ यूज हो सकता है। जैसे आई एम ओनली टू ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, योर परफॉर्मेंस इज नॉट टू बैड, तो यहाँ पे अनप्लीजेंट है और यहाँ पे टू ग्लैड यानी यहाँ पे प्लीजेंट है, तो यानी कि पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, और इसका मतलब क्या होता है, वेरी। वैसे ही वेरी को देखते हैं, वेरी का जो प्रयोग होता है वो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव दोनों के साथ हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो प्लीजेंट एडजेक्टिव ने पॉजिटिव चीज में बात कर रहा है तो उसकी विशेषता बता रहा है कि ब्यूटीफुल है लेकिन वो बहुत सुंदर है। वेरी जो हो जाएगा वो प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसका क्या है, सीता इज वेरी अगली, तो यहाँ पे अगली जो है अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है, अनप्लीजेंट के साथ में क्या यूज हो रहा है, वेरी, तो वेरी क्या है के साथ, किसके साथ हो रहा है, अनप्लीजेंट, तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के साथ में यूज होगा। और वेरी मतलब होता है बहुत, बहुत अगली है, बहुत बदसूरत है, और बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है और बहुत बदसूरत है, तो दोनों में प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों के अंदर यूज करा जा रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वेरी और मच का प्रयोग है ना सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हो सकता है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि वेरी हमेशा पॉजिटिव डिग्री के साथ, मच हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन वेरी और मच साथ में लगेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ, लेकिन वेरी और मच को हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द वेरी सुपरलेटिव, मच द सुपरलेटिव। जैसे देखो यहाँ पे, द वेरी बेस्ट बॉय, मच द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेरी के साथ और मच के साथ क्या लग रहा है, हमेशा वेरी से पहले आ रहा है दा और मच के बाद आ रहा है दा, तो दा लगेगा, तब यहाँ पे क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री, तो द वेरी बेस्ट बॉय, तो यहाँ पे मच द बेस्ट बॉय। बात समझ में आ गई। सुपरलेटिव डिग्री अगर लग रहा है वहाँ पे तो दा का यूज करना पड़ेगा, वेरी से पहले मच के बाद में। नेक्स्ट वाला देखो, वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी परप्लेक्सिंग, वेरी चैलेंजिंग, वेरी इंटरटेनिंग, तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग क्या हो रहा है, पास्ट जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके पहले हो रहा है। लेकिन जो मच होता है ना, मच का जो प्रयोग होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के पहले होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, किंतु मच का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ होता है। जैसे देखो, मच अमेज्ड, मच ग्रीव्ड, मच सरप्राइज्ड, मच एडमायर्ड, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना कि वेरी का जो प्रयोग होता है वो पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता, लेकिन तो ये बात मेरी समझ में आ गई होगी कि जो वेरी होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले और जो मच होता है वो पास्ट के पहले। लेकिन क्या होता है कि जो वेरी होता है कभी भी पास्ट पार्टिसिपल के पहले यूज़ नहीं होता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगे, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, कुछ वर्ड्स हैं वो ध्यान रखना। वो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं उनके पहले हमेशा वेरी का यूज़ होता है। जैसे देखो, वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी डिसकंटेंटेड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड और वेरी डिलाइटेड। मेरी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है। देखो, प्लीज़ जो होता है ना उससे पहले वेरी का प्रयोग होता है, लेकिन अगर प्लीज़ का अर्थ ग्लैड और हैप्पी से हो, अगर वो खुश है, वेरी प्लीज्ड है, मतलब वहाँ पे सेंटेंस में मीनिंग निकल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और हैप्पी है। लेकिन अगर मच का प्रयोग होता है तो प्लीज़ मतलब होता है सेटिस्फाइड होना, तो अगर प्लीज़ का सेंस ग्लैड और हैप्पी के रूप में हो रहा है तो वहाँ पे वेरी लगेगा। लेकिन उसका मतलब होगा अगर वो सेटिस्फाइड है तो वहाँ पे क्या लगेगा, मच लगेगा। जैसे सेंटेंस के अंदर देखो, आई वॉज वेरी प्लीज टू हियर दिस, हियर मतलब खुश हुआ या ग्लैड हुआ, तो यहाँ पे प्लीज़ लगा हुआ है, वेरी लगा हुआ है प्लीज़ से पहले। लेकिन आई वॉज मच प्लीज्ड विथ हर लेटर, प्लीज़ मतलब सेटिस्फाइड हुआ, प्लीज़ मतलब खुश हुआ उसके लेटर से नहीं, ग्लैड हुआ नहीं, सेटिस्फाइड हुआ उसके लेटर से। तो सेटिस्फाइड होने का क्या सेंस हुआ,
सेटिस्फाइड हुआ, तो सेटिस्फाइड होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज के पहले क्या लगा, मच लगा। तो अगर प्लीज जो है वो ग्लैड और हैप्पी के सेंस में आ रहा है तो वहाँ पे वेरी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्लीज के पहले मच का प्रयोग हो रहा है तो वो सेटिस्फाइड के रूप में होगा। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, क्वाइट। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्टली और कंप्लीटली, पूर्णतः और पूर्ण रूपेण। इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो, शी इज़ वेरी, वेरी और क्वाइट लवली, यू आर क्वाइट और वेरी हैंडसम। तो मैंने आपको बताया था कि वेरी के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है, और यहाँ पे देखोगे तो पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। तो यू आर कंप्लीटली हैंडसम नहीं होगा, यू आर वेरी, तुम बहुत हैंडसम हो। शी इज़ वेरी लवली, वो बहुत लवली है, ना कि वो पूर्णतः लवली है। तो पूर्णतः तो नहीं होगा कि कोई चीज़ फुल होती है उसके लिए सेंस में होता है, तो यहाँ पे क्वाइट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो शी इज़ वेरी लवली, हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करो, वो बहुत लवली है। यू आर क्वाइट, तो क्वाइट तो नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यू आर वेरी हैंडसम, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत हैंडसम हो, सुंदर तो नहीं हैंडसम हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अब हमें ये तो पता चल गया कि क्वाइट जो होता है वो वेरी की जगह नहीं लगता। लेकिन अब हमारे पास ये सवाल है कि लगेगा कहाँ। तो कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं जिनके साथ क्वाइट का प्रयोग होता है। जैसे क्वाइट डिलाइटेड, क्वाइट मतलब पूर्ण रूपेण से डिलाइटेड हूँ, खुश हूँ। क्वाइट टायर्ड, बहुत थक चुका हूँ। क्वाइट फिनिश, तो यहाँ पे भी खत्म हो चुका है, पूर्ण रूपेण से मतलब पूर्णता, ये काम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए यहाँ पे अपन किसका यूज़ करें, क्वाइट का यूज़ करें। कुछ पॉजिटिव डिग्री होती है उनके साथ भी क्वाइट का यूज़ करा जैसे जाता है। जैसे देखो, क्वाइट चिली, क्वाइट कूल, क्वाइट वार्म, क्वाइट राइट, क्वाइट रॉन्ग, क्वाइट अलोन एंड क्वाइट वेल। तो ये सारे कुछ वर्ड्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है, लेकिन इनके साथ हमेशा क्या होता है कि क्वाइट का आप प्रयोग कर सकते हो। चिली बहुत ज़्यादा, बहुत कंप्लीटली बहुत ज़्यादा ठंडी है। क्वाइट कूल बहुत ठंडा है, तो कंप्लीटली ठंडा है। क्वाइट वार्म बहुत गर्म है, बहुत का सेंस आ रहा है, लेकिन ये क्वाइट वहाँ पे कंप्लीट वाली सेंस फीलिंग दे रहा है कि कंप्लीटली वार्म है, गर्म है ये चीज़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखना और चीज़ को ऐसे समझना करोगे ना तो आता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि क्वाइट और ऑल का प्रयोग साथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑल का मतलब भी होता है कंप्लीट, सब लोग, और क्वाइट का मतलब भी कंप्लीटली ही होता है। तो दोनों जब होते हैं, दो शब्द हैं जो एक साथ ही एक ही मीनिंग बता रहे हैं, तो वो साथ तो लगेंगे नहीं कभी भी। तो यहाँ पे देखो, ही इज़ क्वाइट ऑल राइट, तो क्वाइट या फिर ही इज़ क्वाइट राइट, पूर्ण रूपेण से वो राइट है, या फिर ही इज़ कम्प्लीटली राइट होगा, ये ऑल राइट नहीं आएगा। या फिर ऐसा आएगा ही इज़ ऑल राइट, यानी वो पूरी तरह से सही है। ही इज़ क्वाइट राइट, ये वाली बात सही है, या फिर ही इज़ ऑल राइट, ये वाली बात सही है। और क्वाइट और ऑल जो है वो दोनों साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट वाला देखो, क्वाइट की विशेषता का काम है ना, कोई दूसरा एडवर्ब नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे देखो, ही इज़ एब्सोल्युटली क्वाइट राइट, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, या फिर ही इज़ क्वाइट राइट। तो यहाँ पर क्योंकि जब बात हो रही है तो यहाँ पे क्या बोला गया कि एडवर्ब जो है वो क्वाइट की विशेषता नहीं बताएगा। तो यहाँ पे अगर एब्सोल्युटली और क्वाइट दोनों लगा हुआ है, तो क्वाइट और एब्सोल्युटली मतलब भी वो एक सेंस में वही निकलता है ना पूरी तरह से, तो इसलिए ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा, जैसे ऑल और क्वाइट साथ में नहीं होता, वैसे एब्सोल्युटली जो होता है वो क्वाइट के साथ, यानी एडवर्ब नहीं होगा इसके साथ। तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट या फिर ही इज़ क्वाइट राइट होगा। नेक्स्ट देखो, फेयरली और रैदर में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर देखो, फेयरली तथा रैदर। तो अगर हम बात करते हैं फेयरली, फेयरली क्या होता है, इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जैसे अपन आगे पढ़ें। सबसे पहला देख लो इसका यूज़ कैसे होता है। अ प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, अ फेयरली गुड बुक, तो यहाँ पे फेयरली लग रहा है, फेयरली के साथ क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, गुड, और बुक नाउन आ रहा है। फिर उसके बाद देखो, अ रैदर एडजेक्टिव आ रहा है, नाउन आ रहा है, उसका प्रयोग कैसे करा गया है, अ रैदर डिफिकल्ट प्रॉब्लम। या फिर अपन ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, रैदर आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। तो यहाँ पे रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर आप पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देखो, फेयरली का जो प्रयोग होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड एक्सेट्रा। लेकिन जो रैदर होता है, रैदर का जो प्रयोग होता है वो हमेशा पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे रैदर बैड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर वर्स और रैदर हॉटर। तो यहाँ पर जब भी आप फेयरली की बात करोगे, जब भी आप फेयरली की बात करोगे तो पॉजिटिव डिग्री की बात करोगे। रैदर जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ हो जाएगा। जैसे बताया था, वेरी, वेरी हमेशा किसके साथ होगा, पॉजिटिव डिग्री। मच जो होगा वो किसके साथ होगा, कंपैरेटिव डिग्री। और वेरी मच जो होगा वो किसके साथ होगा, कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसको क्या यूज़ करेंगे, दा लगा के यूज़ करेंगे, दा, वेरी और मच, दा। बात समझ में आई। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, लेकिन रैदर के बाद टू का प्रयोग होता है। फेयरली टू गुड, तो ये चीज़ गलत है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फेयरली के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रैदर टू बैड, तो ये चीज़ सही है, क्योंकि रैदर के बाद टू का प्रयोग हो सकता है। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और रैदर के बाद अनप्लीजेंट होता है। तो फेयरली जो होता है वो पॉजिटिव चीज़ बताता है, रैदर जो होता है वो अनप्लीजेंट बताता है, यानी नेगेटिव चीज़ को डिनोट कर रहा होता है कहीं कहीं पर। तो यहाँ पे कहीं पे नहीं, नॉर्मली तो यहाँ पे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल होना, वाइज होना पॉजिटिव चीज़ें हैं, प्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं। वहीं पर अगर आप बात करोगे रैदर की, तो रैदर जो होता है वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में होता है, जैसे रैदर विकेड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रबलसम। तो यहाँ पे रैदर के साथ ट्रबलसम नेगेटिव, रैदर डिफिकल्ट नेगेटिव, और रैदर विकेड
रैदर विकेड क्या आ रहा है, नेगेटिव, नेगेटिव सेंस के अंदर सारे चीज़ें आ रही है। तो नेगेटिव के साथ यानी अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ अपन क्या उसका यूज़ करेंगे, रैदर का। फेयरली का प्रयोग कब करेंगे, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। लेकिन क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ है ना रेदर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो प्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखो रेदर अम्यूजिंग, रेदर गुड, रेदर क्लावर, रेदर प्रिटी, रेदर ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। उसके बाद अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, आता है इनफ। इनफ का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है तो उसका प्रयोग हमेशा उस शब्द के बाद होता है जिसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे देखो ही इज इंटेलिजेंट इनफ, तो इंटेलिजेंट होना क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता इनफ, तो यहाँ पे इनफ उसके जस्ट बाद में। फास्ट एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद में इनफ लग रहा है। शी रन्स फास्ट इनफ टू विन द रेस, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट, तो इंटेलिजेंट के बाद इनफ और फास्ट के बाद इनफ। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल देखो ब्यूटीफुल इनफ, केयरफुल इनफ और टॉल इनफ। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट वाला वर्ड अपने पास है हार्ड तथा हार्डली। अब हार्ड का अर्थ होता है कड़ा, मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। कड़ा होना यानी हार्ड होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत करी, तो यहाँ पे भी इट इज़ अ हार्ड जॉब, तो हार्ड जॉब है, बहुत कड़ी जॉब है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है, ये चीज़ है। किंतु हार्डली का अर्थ होता है करीब करीब, ना के बराबर, और ये सिर्फ एडवर्ब के रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे शी हार्डली कम्स टू मी, तो यहाँ पे हार्डली जो होता है ना वो करीब करीब ना के बराबर होता है। ना के बराबर मतलब इस बात को समझ रहे हो कि हार्डली का अर्थ है करीब करीब, ऐसे समझ लो जब अपन नेगेटिव सेंस में बात कर रहे होते हैं कि वो तो बिल्कुल आया ही नहीं, या फिर उससे ये काम नहीं हो सकता, या फिर वो ये काम नहीं कर सकता, तो जब नहीं का सेंस आता है ना तो उसके अंदर अपन हार्डली होता है, बहुत मुश्किल से उसने ये काम करा या फिर बहुत मुश्किल से भी वो काम नहीं कर पाया, तो वहाँ पे वो हार्डली का होता है, प्रयोग होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि देखो जैसे यहाँ पे शी हार्डली कम्स टू मी, तो हार्डली मेरे पास आती है। अब देखो उसके बाद अपने पास जो वर्ड है वो लेट है और लेटली है। लेट का मतलब होता है देर, राइट आफ्टर और फिक्स्ड और यूजुअल टाइम, मतलब देर से आना, तो उसको अपन नॉर्मली क्या कहते हैं, ये लेट आया, यू आर लेट, तुम लेट आए हो। इसका प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में होता है। देखो इन द लेट समर, फिर यहाँ पे एडजेक्टिव, समर जो है वो नाउन है, नाउन से पहले हो रहा है तो एडजेक्टिव है। ही केम लेट, तो केम लेट लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट वो क्या हुआ, लेट आया, तो यहाँ पे एडवर्ब के रूप में हो रहा है, केम लेट। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुना, देखो लेट और लेटली जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हार्ड और हार्डली, इनसे ना एरर बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना। लेट होता है देर से आना, ही केम लेट, वो लेट आया। अब देखो लेटली जो होता है वो एडवर्ब होता है, एक एडवर्ब है, और इसका जो होता है इसका जो मतलब होता है वो होता है हाल में ही या फिर रिसेंटली। तो लेटली मतलब रिसेंटली ऐसा समझ लो। देखो इसको कैसे, हैज़ ही केम लेटली, तो क्या वो अभी हाल में ही आया है। डिड ही केम लेट, क्या वो रात को, या फिर क्या वो लेट आया है, रात तो यहाँ पे लिखा भी नहीं है, लेकिन डिड ही केम लेट, क्या वो लेट आया है। तो डिड ही केम लेट, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो क्या लेट आया है, और ये बोल रहा है हैज़ ही केम लेटली, रिसेंटली, यानी हाल में ही क्या वो आया है। तो आप छोटे शब्दों को ध्यान रखना। लेट मतलब होता है देर, हिंदी में ध्यान रख लो अगर ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो। लेट का मतलब होता है देर से आना, और लेटली का मतलब होता है हाल में ही। ठीक है, तो हाल में ही जब बात करेंगे तो अपन इसकी बात करेंगे, और लेट के बारे में बात करेंगे तो देर की बात करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, फिर हमारे पास जो आता है वो होता है अगो। अगो का प्रयोग जो होता है ना हमेशा पास्ट टेंस में ही होता है। अतः किसी भी टाइम एक्सप्रेशन के साथ अगो का प्रयोग हो रहा है, इसका अर्थ है कि वो जो सेंटेंस है वो किस में होगा, हमेशा पास्ट टेंस में होगा। तो याद रखना, ही केम अ वीक अगो, वो एक महीना बोल रहे हो, मंथ होगा महीने के लिए, यहाँ पे वीक बोला है, तो वीक मतलब 7 दिन पहले, एक वीक जो होता है ना उससे पहले आया है, तो ही केम अ वीक अगो, तो एक वीक पहले वो आया है। तो जब पास्ट टेंस के अंदर केम, देखो केम लगा है, कम नहीं लगा, केम लगा यानी सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो केम लगा हुआ यानी ये क्या बता रहा है, कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड आता है वो होता है प्रेजेंट, प्रेजेंटली और शॉर्टली। अब इसको देखो, सबसे पहले जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट का अर्थ होता है अब, इस समय। प्रेजेंट में वो ये यहाँ पे प्रेजेंट था, या फिर कोई भी चीज़ जब वो एक पर्टिकुलरली टाइम पे वो जहाँ पर होती है, इसका प्रयोग जो होता है हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे देखो एट प्रेजेंट ही इज़ इन द रूम, तो एट प्रेजेंट अभी हाल में वो कहाँ पर है, रूम में। एट प्रेजेंट वी डोंट नीड एनी मोर, एट प्रेजेंट अभी हाल में ही हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बता दिया ना, प्रेजेंटली और शॉर्टली का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। तो देखो ही विल कम प्रेजेंटली, दे विल गो शॉर्टली, तो शॉर्टली और प्रेजेंटली ये कब हो रहा है, विल गो यानी फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के अंदर हो रहा है। तो जब हम एट प्रेजेंट की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, अब इस समय, और प्रेजेंटली और शॉर्टली की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो देखते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अर्ली तथा सून। अर्ली का मतलब होता है, अर्ली का जो प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव तथा एडवर्ब दोनों के रूप में ही होता है। इसका अर्थ होता है किसी चीज़ की शुरुआत के तुरंत बाद, मतलब कोई चीज़ अपन ने शुरू कर दी तो उसके तुरंत बाद। ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग, रोजेस ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग। तो देखो अर्ली जो होता है ना,
इसका कैसे समझाओ, देखो जैसे इस सेंटेंस को हिंदी के अंदर अब समझो, इसमें ही केम इन द अर्ली स्प्रिंग, तो जैसे ही स्प्रिंग शुरू हुई ना वैसे ही उसके बाद आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो, अप्रैल के अंदर स्प्रिंग शुरू हो जाती है, तो अप्रैल की फर्स्ट वीक में स्प्रिंग शुरू हुई, तो फर्स्ट वीक में 2-3 तारीख को, मतलब ऐसे तो मौसम का जो टाइम होता है वो एक्जैक्टली फिक्स नहीं होता, लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो आ गया, तो जैसे ही स्प्रिंग शुरू हुई वो आ गया, तो एक इवेंट हो रहा है, उसके बाद वो उसका जो भी काम दे रखा है सब्जेक्ट का वो काम हो रहा है। नेक्स्ट देखो, रोजेस ब्लॉसम्ड अर्ली दिस स्प्रिंग, तो जैसे ही स्प्रिंग आई, स्प्रिंग के बाद कौन ब्लॉसम्ड हुए, रोजेस, गुलाब के फूल। अर्ली का प्रयोग नियत समय से पहले के रूप में भी, के अर्थ में भी होता है, जैसे ही अराइव्ड अर्ली इन द मीटिंग, तो जो मीटिंग थी, जो टाइम होने वाला था उससे पहले भी आ गया, तो 2 सेंस में होता है, किसी चीज़ की शुरुआत के तुरंत बाद और नियत समय से पहले। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आता है सून। सून का प्रयोग एक खास समय बिंदु के तुरंत बाद के लिए किया जाता है, जैसे देखो, ही केम टू सी मी सून आफ्टर ही अराइव्ड, तो जैसे ही वो आया वो मुझे देखने आया, मतलब एक काम हो चुका है उसके बाद में, एक खास समय था कि जब वो आया उसके तुरंत बाद वो देखने आया। ही जज्ड, द जज प्रेस द बेल एंड द पियोन सून अपीयर्ड, जैसे ही जज ने बेल को प्रेस करा, जो पियोन था वो सून अपीयर्ड हो गया, तो यहाँ पे भी सून आ रहा है और यहाँ पे भी सून आ रहा है। तो ये बात मेरी समझो कि दोनों शब्दों में अंतर है, कोई चीज़ शुरू हुई है उसके बाद कोई हो रहा है तो अपन अर्ली का यूज़ करेंगे, जैसे शुरुआत के बाद, और अगर सून का प्रयोग करते हैं जब कोई टाइम होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसके तुरंत बाद वो घट रहा हो, ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला देखो, जस्ट तथा जस्ट नाउ का प्रयोग मोमेंट अगो, एक क्षण पहले के अर्थ में होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे देखो, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट, आई हैव जस्ट हैड डिनर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट मतलब हो रहा है एक क्षण पहले, जस्ट उसने ये काम कर दिया, जस्ट उसने ये अचीव कर लिया, या फिर वो वहाँ पे पहुँचा, तो जस्ट जो एक क्षण पहले, बहुत डिफरेंस यहाँ पे, जब टाइम में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, तब ये यूज़ करा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में यहाँ पे देखो हैज़ आ रहा है, आई हैव जस्ट हैड आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट वाला देखो, जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का प्रयोग क्या होता है, एट दिस मोमेंट, इस क्षण के अर्थ में होता है, तो आई एम बिजी जस्ट नाउ, तो मैं अभी क्या हूँ, जस्ट बिजी हूँ, का प्रयोग एक शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले, या मोमेंट अगो, एक क्षण पहले के अर्थ में होता है। तो जब भी हम जस्ट का बात करेंगे, जस्ट में मतलब होता है एक क्षण पहले, लेकिन जब हम जस्ट नाउ की बात करेंगे तो एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन जस्ट नाउ का प्रयोग दूसरी तरह से भी होता है, जैसे आज शॉर्ट टाइम अगो, कुछ समय पहले, या फिर एक क्षण पहले के अर्थ में भी होता है। देखो, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जैसे देखो, दे लेफ्ट होम जस्ट नाउ, तो यहाँ पे जो होम है उसको भी उन्होंने छोड़ा है, मतलब बाहर निकले हैं। लेफ्ट मतलब होता है कहीं जाने के लिए, तो यहाँ पर लेफ्ट जो हो रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट उन्होंने होम करा है जस्ट नाउ, तो जो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होता है एक मूवमेंट, एक क्षण पहले के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, जस्ट नाउ का यूज़ करते हैं। जस्ट a moment ago, the present perfect tense is normally used in British English. Just now, a moment ago, but it is used in the past tense. तो मेरी बात समझ में आ रही है, जस्ट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है, लेकिन जब हम जस्ट नाउ की बात करेंगे तो वो नॉर्मली पास्ट टेंस के अंदर। ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, जस्ट नाउ जो होगा वो पास्ट टेंस के अंदर होगा। अब एक और मेरी बात सुनो, देखो ये इंग्लिश है ना, पेपर्स में स्कोर करने के लिए नहीं होती है, आप लोगों के लिए भी अच्छी होती है, कि अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी ना, जब अपने माइंड में एक चीज़ पता होती है ना, तो अपन उसको यूज़ कर रहे होते हैं, कोई सेंटेंस लिखोगे, कभी लेटर लिखोगे, या फिर आप कोई रिपोर्ट बनाओगे, आप कुछ भी करोगे, तो ये ग्रामर अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो आपको चीज़ों पर कमांड होगी। और आपकी इंग्लिश में एक बार इंटर्नशिप कर रही थी, तो मेरी इतनी ग्रामर के अंदर कमांड नहीं थी, मतलब मुझे लिखना ही नहीं आता था ऑफिशियल लेटर्स क्या लिखते थे, तो जो मेरे सीनियर थे वहाँ पर वो मेरे से मतलब 100 बार वो लिखवाते थे, और फिर उसको वो एडिटिंग कराने में मतलब 4 घंटे लगा देते थे, कि उसकी लैंग्वेज बहुत, सुप्रीम कोर्ट से कोई लेटर वेटर आता था तो उसका रिप्लाई बनाना होता था, तो अब मुझे तो आता नहीं था, तो वहाँ पे वो इतना ध्यान देते थे, इतनी छोटी छोटी, मतलब अब अगर हम सुबह बैठे हैं तो लंच हो जाएगा तब तक वो पेपर कंप्लीट नहीं होते थे, वो एप्लीकेशन, और उसमें 4 लाइनें या 10 लाइनें लिखनी होती है, रिप्लाई में आप ज़्यादा क्या ही करोगे, ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ नहीं हुई है, ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ होती है, तब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, तो मैं बोलती थी सर चलता है ये सब, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, तब मैंने ये चीज़ सीखी थी कि ये सब चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, ये चलता वाला नहीं होता सिनेरियो। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे भेजते भी थे, मतलब कि नॉर्मली लिख के इंग्लिश वगैरह में भेज दी, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करोगे तो वहाँ पर सबको इतनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती, बट वहाँ पर उनके साथ मैंने रह के ये चीज़ सीखी कि आप जब भी ड्राफ्ट कर रहे हो ना किसी चीज़ को, तो वो बता रहा है कि आपको रिप्लाई ऐसा होना चाहिए कि उसको बाद में वो वापस से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते थे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ पे देखो, आई हैव जस्ट हैड अ फोन कॉल फ्रॉम सारा, फिर यहाँ पे देखो सारा रैंग अप जस्ट नाउ, आई फेल्ट अ सडन पेन जस्ट नाउ, तो रैंग अप जस्ट नाउ, तो यहाँ पे जस्ट नाउ अभी की बात हो रही है, और आई हैव जस्ट हैड अ फोन कॉल, तो यहाँ पे ये टेंसेस की बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो जस्ट नाउ वाला हो रहा है, अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले, तो यहाँ पे आई फेल्ट अ सडन
पेन जस्ट नाउ, तो मुझे अभी थोड़ा सा सडन पेन हुआ जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वाला देखो, अभी अपन ने क्या करा था, कुछ एडवर्ब्स थे, उनके यूजेस देखे थे कि कहाँ हो रहे हैं, उनमें डिफरेंस देखे थे, उनमें सिमिलैरिटीज देखी थी। लेकिन अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स कहाँ होती है, मतलब एडवर्ब्स को अपन कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर कुछ आवश्यक चीज़ें होती है जो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। जैसे देखो, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, फ्लुएंटली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पे आ गया स्पीक के बाद आया। फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। दे रोट इट केयरफुली, तो इट जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, रोट जो हो गया वो वर्ब हो गया, और केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो ये मेरी बात समझ में आई होगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक नोट है, सामान्य हालात में एडवर्ब ऑफ मैनर को ऑब्जेक्ट के पहले नहीं रखा जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद यदि हु विच दैट क्लॉज हो तो किसी और ढंग से ऑब्जेक्ट को विस्तारित दिया गया हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले होता है। जैसे देखो, इसका कहने का ये सेंस है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है। लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने आपको पहले बताया था, तो यहाँ पे जब ये एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है तो ये कह रहे हैं कि लेकिन कभी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका कोई विस्तार दिया गया हो, विच दैट वाले जो क्लॉज आ रहे हों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसको कभी कभी ऑब्जेक्ट से पहले भी रख देते हैं। इस चीज़ को देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो, ही रिवार्डेड लिबरली ऑल दोज हु हैड वर्क फॉर हिम। आप यहाँ पे देखोगे लिबरली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो उससे पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम जो होता है उसका प्रयोग भी समानता वाक्य के अंत में ही होता है। जैसे ही वेंट देयर, शी केम यस्टरडे, तो यहाँ पे देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यस्टरडे जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो नॉर्मली इनका जो यूज़ होता है वो क्या होता है, एंड में होता है। किसी एक वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम का प्रयोग होता है। देखो हमेशा क्या आएगा, सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर उसके बाद टाइम आएगा। इस चीज़ को देखो, शी सैंग वेल इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट, तो जो यहाँ पे है लास्ट नाइट, ये क्या हो गया, टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जो टाउन हॉल है वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। फिर उसके बाद वेल जो है, वेल जो हो जाएगा वो चीज़ क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा। तो पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा और फिर टाइम आएगा। ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस। नेक्स्ट वाला देखो, एक नोट है उसको समझो, कम, गो, अराइव, ये जो होते हैं ना आदि वर्ब ऑफ मूवमेंट होते हैं, ठीक है। मूवमेंट मतलब कोई इंसान आ रहा जा रहा हो तो वो मूवमेंट हो रहा है ना, आना, अराइव होना तो जाना, अराइव होना तो मतलब मूवमेंट हो रहा है, कोई कहीं से आ रहा होगा। गो मतलब जाना, कम मतलब आना, के साथ एडवर्ब ऑफ प्लेस, डेस्टिनेशन, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। जैसे देखो, कम, गो, अराइव, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आया, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आया। तो द स्टूडेंट वेंट होम क्विकली, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या गया, वेंट होम क्विकली गया। तो अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को इससे देख रहे होंगे तो इस चीज़ को देखो, द स्टूडेंट वेंट होम क्विकली, तो यहाँ पे क्विकली जो हो गया वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, तो वो एंड में आया है। लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, होम है, तो होम पहले आया है। तो द स्टूडेंट वेंट, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, होम, फिर वो पहले आ गया, उसके बाद क्या आया, एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज क्विकली। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग समानता उस शब्द के पहले होता है जिसकी विशेषता ये बताता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब समझते हो ना, अमाउंट में कितना है। टू बैड, वेरी डिफिकल्ट, क्वाइट राइट, तो यहाँ पे वो क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है, दैट इज इनफ। इनफ जो होता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ लगता है। जैसे देखो, काइंड इनफ, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री आ रही है, उसके बाद लग रहा है क्लेवर इनफ, फिर यहाँ पे लग रहा है बोल्ड इनफ, इंटेलिजेंट इनफ, लकी इनफ, फेथफुल इनफ, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है वो पहले लगती है, किसी भी नॉर्मल वर्ड से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले या फिर नेगेटिव डिग्री या एडवर्ब एडजेक्टिव जिससे भी पहले। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करोगे इनफ, इनफ जो होता है वो बाद में लगता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला रूल ये होता है कि इन्फिनेटिव को तोड़कर कभी भी एडवर्ब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे देखो, इसमें स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष आता है, मतलब वो गलत हो जाता है। ही आस्क्ड मी टू केयरफुली डू इट, तो यहाँ पे जो टू डू है ना उसको तोड़ दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। ही आस्क्ड मी टू डू, ऐसे ही एक सेंटेंस कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी टू डू केयरफुली इट, ये ऐसे बनेगा, या फिर केयरफुली टू डू इट, तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे आप इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बना, ही आस्क्ड मी टू डू इट केयरफुली, आप ऐसे लिख सकते हो इस चीज़ को। फिर देखो, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन आदि का प्रयोग टू बी के बाद होता है, किंतु जो मेन वर्ब होता है उससे पहले होता है। जैसे देखो, यू आर ऑलवेज राइट, तो यहाँ पे जो ऑलवेज है वो राइट मेन वर्ब है, उससे पहले आ रहा है। और यहाँ पे जो टू बी का फॉर्म होता है, मैंने बताया था इज एम आर, आपको पढ़ा होगा वर्ब के अंदर, मैंने ये चीज़ बताई थी, तो उसके बाद हो रहा है, लेकिन वर्ब से पहले हो रहा है। ही नेवर लिसन्स टू द रेडियो, तो यहाँ पे जो लिसन है ना, लिसन जो है मेन वर्ब है, उससे पहले किसका यूज़ हो रहा है, नेवर का यूज़ हो रहा है। तो ध्यान रखना, मेन वर्ब से पहले हमेशा होगा और टू बी जो फॉर्म आता है उसके बाद में होगा। वाला आज इसका रूल है। फिर उसके बाद इन्वर्जन पढ़ेंगे।
एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ही लिसन टू मी विथ केयरफुली नहीं होता, ही लिसन टू मी केयरफुली होगा। तो एडवर्ब जो है यहाँ पे केयरफुली के पहले क्या नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो ये जो विथ है यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद अपने पास आता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जो वर्ब होता है ना उसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, ही इज़ प्लेइंग, रुको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ही इज़ प्लेइंग। तो यहाँ पे जो प्लेइंग है वर्ब है वो क्या है, बाद में आ रहा है सब्जेक्ट के। ही जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में। लेकिन जब इन्वर्जन का रूल लग रहा होता है तो इन्वर्जन में क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो बाद में चला जाता है वर्ब के। जैसे यहाँ पे देखो, हार्डली हैड ही गॉन आउट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा सब्जेक्ट समझ लो। इससे पहले अपने पास आ रहा है हार्डली हैड आ गया, तो ये जो वर्ब है वो पहले आ गया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ गया। देन हिज फादर अराइव्ड। इन्वर्जन दो प्रकार से मेन होता है, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। तो जो पार्शियल इन्वर्जन होता है इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका सब्जेक्ट से पहले प्रयोग होता है और मुख्य वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हार्डली डज ही कम टू मी, तो यहाँ पे ये चीज़ जो हो जाएगी ना, ये देखो ही और यहाँ पे डज आ रहा है, डज के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ही से पहले डज ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आया है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हो रहा है वो पार्शियली इन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे ये पहले आ गया, सब्जेक्ट से पहले आ गया। लेकिन कंप्लीट इन्वर्जन में वो दोनों आ जाते हैं। इस चीज़ को देखो, इन्वर्जन में क्या होता है, पहले अपने पार्शियल पढ़ा, अब सेकंड वाला देखो कंप्लीट इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, जो वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, मेन वर्ब होता है, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। देखो जॉन यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले कम्स आ गया। फिर अगर आप ये देखो, जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ गर्ल, तो आप यहाँ पे देखोगे तो वॉज जो है वो अपना क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। और यहाँ पे स्टैंडिंग देखोगे तो वो अपना मेन वर्ब है। और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, गर्ल। तो ये जो सब्जेक्ट है उससे पहले मेन और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों आ जाएंगे, उसको अपन कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ यूजेस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जो रूल ऑफ इन्वर्जन होता है, हार्डली, स्केर्सली वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो ये देख लेते हैं जल्दी से, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रूल अपना आज का, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, सेल्डम हैव आई सीन सचा, तो हैव जो हो रहा है ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। हार्डली डज, तो डज जो है वो सब्जेक्ट ही, तो ही से पहले आ गया, यहाँ पे आई से पहले आ गया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जैसे सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, स्केर्सली हो गया, इनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन के रूल का प्रयोग होता है और इसलिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब में मैंने आपको ये बात बताया था कि हार्डली, सेल्डम वगैरह जो होते हैं उनका जो प्रयोग होता है वो टू बी के बाद में होता है और मुख्य वर्ब जो होता है उससे पहले होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ही इज़ नेवर रॉन्ग, तो यहाँ पे जो नेवर है वो इसके बाद में आ रहा है और मेन वर्ब जो है उससे पहले आ रहा है। शी नेवर कम्स हियर, तो कम्स मेन वर्ब से पहले आ रहा है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बाद में आ रहा है। लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे फिर डिफरेंस क्या हो गया, आपने दोनों कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेवर से सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा। तो रूल ऑफ इन्वर्जन जब लगेगा जब हम सेंटेंस को शुरू करेंगे इन वर्ड से। जैसे यहाँ पे देखो, नेवर डज शी कम हियर, तो नेवर डज शी कम, तो मेन वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, शी से पहले ऑक्सिलरी वर्ब है और उससे पहले नेवर आ रहा है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी इन वर्ड से, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, तो इन वर्ड से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही होती है तो यहाँ पर ये वाला रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट देखो, अब नो सूनर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। नो सूनर हैड शी बीन सीन द डेड बॉडी ऑफ हर हस्बैंड दैन शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, तो यहाँ पे हैड जो है वो पहले आ रहा है शी से, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, शी, तो नो सूनर से शुरू हो रहा है। नो सूनर डिड शी सी द डेड बॉडी, तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ये चीज़ सही है क्योंकि डिड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है, वो पहले आ रहा है और यहाँ पे नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाला रूल देखो, इजी है ये वाले, बस एक बार वर्ड्स याद करने हैं आपको। इसमें ओनली के साथ यदि कोई एडवर्ब हो या फिर एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो इसके वाक्य शुरू हो तो इससे वाक्य शुरू हो तो इस वाक्य में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड ही गेट सक्सेस, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमें एक चीज़ बताया कि एडवर्ब होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओनली जो है रहा, ये ओनली हो गया बाय वर्किंग हार्ड, जो बाय वर्किंग हार्ड है वो कौन सा है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है। तो इससे पहले भी क्या होगा, जो इन्वर्जन शुरू होगा तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, वो कौन सा अपने पास यहाँ पे, डिड, तो इसलिए ये चीज़ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना। फिर उसके बाद है ओनली येस्टरडे, ओनली द डे बिफोर येस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली आफ्टर ईयर, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, ओनली इन द वे, ओनली दैन, से आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे ओनली येस्टरडे डिड ही डाई, तो यहाँ पे ओनली येस्टरडे आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या लगा, रूल ऑफ इन्वर्जन, ओनली येस्टरडे आया। ओनली द डे बिफोर, ओनली के साथ अगर आ रहे हैं ये सारे शब्द तब भी रूल ऑफ इन्वर्जन लगेगा। उसके बाद फोर्थ,
नो से बने एक्सप्रेशन का प्रयोग वाक्य के शुरू में एम्फेसिस के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में भी इसके साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, नो एम्फेसिस कर रहा है ना, जोर डाल रहा है उस बात पे, तो देखो एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, इन ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, तो यहाँ पे नो आ रहा है, यहाँ पे भी नो आ रहा है, नो नो। ये जो नो है एम्फेसाइज करके बता रहा है कि एट नो टाइम, एट नो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर नहीं, इन नो वे, किसी भी तरह से नहीं, ऑन नो अकाउंट, किसी भी अकाउंट पे नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब नो से बने जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जहाँ पे एम्फेसाइज करा जाए, जहाँ पे एम्फेसाइज करा जाए, जोर दिया जाए, तो वहाँ पे भी शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी क्या करा जाता है, इन्वर्जन का प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, स्थान सूचित करने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ऑन अ हिल, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर द टेबल, आउटसाइड द गेट, अलोंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रंटियर, ये सारे होते हैं। उसी प्रकार कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे 10 माइल्स बियॉन्ड द स्कूल, अंडर अ ट्री और ऑन द बैड और नोवेयर एल्स। अब इसमें देखो, और इसमें देखो क्या होता है, इनके बाद यदि कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो आदि वर्ब का प्रयोग हो तो पूरे वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है। ऐसी स्थिति में भी डू, डज और डिड आदि का प्रयोग नहीं होता। जैसे देखो, राउंड द कॉर्नर वेंट जॉन, तो यहाँ पे वेंट जो है वो पहले आ गया, मेन वर्ब पहले आ गया सब्जेक्ट से पहले। राउंड द कॉर्नर एक पोजीशन प्लेस बता रहा है। अंडर अ ट्री वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन, तो सब्जेक्ट है टायर्ड ओल्ड मैन, उससे पहले क्या आ गया, वॉज आ गया। तो मेरी बात समझ में आ रही है, जो पोजीशन बता रहे हो ना उनके पहले भी इन्वर्जन का रूल लगता है, लेकिन वहाँ पे डू, डज और डिड का प्रयोग नहीं होता। अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर बताने वाले वाक्यों की कंडीशनल क्लॉज में भी यदि इफ का प्रयोग नहीं हो रहा हो तो उस क्लॉज में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लो कि अनफुलफिल्ड विश है, कहीं कंडीशन है, डिजायर है। ऐसे वाक्य हैं जहाँ पे काश मैं बर्ड होती तो मैं उड़ के चली जाती, काश मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होती, या फिर मैं काश ये कर लेती, काश वो कर लेती। तो जहाँ पे काश वर्ड आ रहा है यानी अनफुलफिल्ड विश है और कंडीशन और डिजायर है, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, अगर इफ का प्रयोग नहीं होता तो उस क्लॉज में हमेशा इन्वर्जन का प्रयोग होता है। देखो, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो इफ आ रहा है तो नॉर्मल है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे लेकिन इफ नहीं लगा तो ये क्या बना, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। बात समझ में आ रही है। इफ आई हैड डन वेल, हैड आई डन वेल, तो यहाँ पर अगर इफ है तो नॉर्मल होगा, लेकिन अगर हैड, इफ नहीं है तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आ जाती है। सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट देखो, हेयर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर, आउटडोर से शुरू होने वाले वाक्यों में इन्वर्जन लागू होता है और मेन वर्ब या ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले ही होता है। इन्वर्जन में तो यही चीज़ होती है। देखो, ऑलवेज वेंट सीता, देयर गोज मैरी, तो गोज जो हो रहा है वो पहले आ रहा है, वेंट भी पहले आ रहा है। किंतु यदि दिए गए शब्दों के बाद सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन हो तो वर्ब उस सब्जेक्ट के बाद, अगर प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है तो देखो यहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वर्ब जो होगा वो उसके बाद में आएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। देखो इसके अंदर क्या है, इसमें अगर हेयर ये जो वर्ड है, जैसे हेयर हो गया, देयर हो गया, अवे हो गया, आउट हो गया, अप हो गया, इंडोर आउटडोर हो गया, ये वाक्य में इन्वर्जन होगा। नॉर्मली सी बात है। इन्वर्जन में क्या होगा कि जो ऑक्सिलरी या मेन वर्ब होता है वो पहले आता है सब्जेक्ट से, लेकिन अगर वहाँ पे सब्जेक्ट ना होके, नाउन ना होके प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन होते ही वो जो वर्ब है वो बाद में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोनाउन है तो बाद में चला गया, शी है तो यहाँ पे बाद में चला गया। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, समझ में आ गया होगा, इनको पढ़ना आराम से आ जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सच हो गया, टू सच, जैसे टू सच एन एक्सटेंट, टू सच लेंथ, टू सच अ पॉइंट, टू सच अ डिग्री आदि से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इन्वर्जन का ही प्रयोग होता है। टू सच एन एक्सटेंट हैड ही एनालाइज द पोएम दैट नो प्रॉब्लम इज लेफ्ट, तो यहाँ पे एनालाइज करी पोएम की कोई भी लेफ्ट नहीं है। तो सच, टू सच, ये जो वर्ड्स होते हैं ना इनसे भी इन्वर्जन होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो, नॉट ओनली या बट ओनली, नॉट ओनली तथा बट ऑल्सो से यदि दो वर्ब को जोड़ा जाए और तथा नॉट ओनली से वाक्य शुरू हो तो नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, नॉट ओनली डिड शी रीड बट ऑल्सो राइट, तो रोट, तो यहाँ पे नॉट ओनली डिड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया, शी रीड, बट ऑल्सो, ऑल्सो के बाद मेन वर्ब आया है यहाँ पे। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि यहाँ पे जो डिड है वो चीज़ क्या आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट है अपना शी, और यहाँ पे रीड जो है वो मेन वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अपन डायरेक्ट नरेशन पे। देखो, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे देखो, लेट अस गो टू द पिक्चर सेड मोहन, डू इट एट वंस सेड मोहन। तो डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच के बाद यदि रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा हो, रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो, अभी नरेशंस पे भी अपन को सारे रूल्स वगैरह करने हैं तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो उसका सब्जेक्ट कोई नाउन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में भी इन्वर्जन होता है। जैसे देखो यहाँ पे लेट अस गो टू द पिक्चर, तो यहाँ पे सेड मोहन, डू इट वंस सेड मोहन, तो ये चीज़ है तो यहाँ पे क्या है, सेड मोहन, तो जो ऑक्सिलरी जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आया, सेड मोहन तो ये भी पहले आया। ये बात समझ में आ गई ना। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो,
लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि कोई प्रोनाउन हो तो इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होता, अर्थात सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो, प्लीज हेल्प मी, शी सेड, तो प्रोनाउन है यहाँ पे हेल्प मी। आई विल डू नथिंग हेयर, तो आई विल, तो यहाँ पे यू सेड, तो यहाँ पे नॉर्मल चीज चल रही है, इन्वर्जन का प्रयोग नहीं हो रहा। सब्जेक्ट आता है, प्रोनाउन या फिर जो भी होगा उसके बाद वर्ब आएगा। तो शी, यहाँ पे देखोगे तो शी सेड आ रहा है, यू सेड आ रहा है, क्योंकि ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। नाउन होगा तो वहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आज का लास्ट रूल देखो, वो क्या है। नीदर नॉर सो आदि से शुरू होने वाले ऐसे वाक्यों में इन्वर्जन का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट देयर सो डिड आई, ही डिड नॉट गो देयर नीदर डिड आई, तो यहाँ पे नीदर नॉर सो, तो सो से पहले डिड आई, यहाँ पे नीदर डिड आई नॉर डिड आई, तो अगर इनसे वाक्य शुरू हो रहे हो तो इनके अंदर भी क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये याद, मतलब ऐसे समझने में तो कुछ नहीं होती। क्या समझना है इसके अंदर कि हार्डली स्केर्सली अगर हमें दिख गया सेंटेंस से शुरू हो रहा है, अगर हमें इसमें क्या चीज़ समझनी है, सिंपल सी बात है। अगर हार्डली या फिर स्केर्सली हमें दिख रहा है, अगर टू बी का फॉर्म आ रहा है तो वो उसके बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। लेकिन अगर हार्डली स्केर्सली से पहले सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हम रूल ऑफ इन्वर्जन लगा देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, समझने का ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये रटना है, और रटना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर रटनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। अगर आप बोलते हो कि आप रट नहीं सकते तो आप फिर कोई भी पेपर क्लियर नहीं कर सकते। रटना पड़ता है, मैथ्स में भी इवन दो फॉर्मूलेज हमें रटने पड़ते हैं, तो मगअप करने की कोशिश करो। एक पेज लिख लिया ग्रामर का, देन उसको फिर रटो, फिर उसके बाद उसको जैसे ही दूसरे पेज पे जा रहे हो फिर उसको रटो। तो ये रटने से आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। रटना है, इनमें समझने का कुछ नहीं है। ये रूल्स हैं, रूल्स तो रूल्स ही रहेंगे ना। अब आपको पता है कि सीढ़ी ऐसे चढ़नी है, तो इस एक स्टेप पे, दूसरी स्टेप पे, तीसरी स्टेप पे, चौथी स्टेप पे, डेस्टिनेशन तक पहुंचने के आपको स्टेप रखना ही पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए कि पहली स्टेप यहाँ पे आएगी, सेकंड यहाँ पे आएगी और थर्ड यहाँ पे आएगी। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, तभी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे रटना ही पड़ेगा। आप यू हैव टू रिमेंबर द स्टेप। आप सेकंड स्टेप पे जंप कर रहे हो तब भी आपको थर्ड या फोर्थ के लिए रटना पड़ेगा कि इसके बाद इतने टाइम के बाद जो है फोर्थ स्टेप आएगी। तो यू हैव टू मग अप द थिंग्स, दैट इज द ओनली रूल टू सक्सेस। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशंस में यही होता है, आपकी इंटेलिजेंस कोई नहीं चेक करेगा। अब इसके फटाफट क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें। तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो, ऑल्दो ही इज़ माई बॉसम फ्रेंड आई कैन नॉट आस्क हिम फॉर मनी विदाउट एनी विविडली रीजन। तो यहाँ पे देखो, ये जो विविडली है ना, ये गलत है। विविडली इसलिए गलत है क्योंकि जो रीज़न है ना वो नाउन है। अब जो नाउन होता है, नाउन के प्रयोग, नाउन की जो विशेषता होती है वो कौन बताता है, वो एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे विविडली की जगह क्या हो जाएगा, विविड हो जाएगा, क्योंकि जो विविडली है ना वो एक एडवर्ब है। तो यहाँ पे VIVID हो जाएगा, विविड हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे विविडली की जगह आ जाएगा विविड। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ गई, क्योंकि रीजन जो है नाउन, नाउन के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव, और जो विविडली है वो क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट देखो, प्रभा वॉज एक्स orbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them। तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्किलफुल है ना, ये स्किलफुल की जगह स्किलफुली का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड की विशेषता बता रहा है। अब रिसीव्ड एक वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्किलफुली। ठीक है, बात समझ में आई। देखो, जैसे ये समझो इसको, ही वर्क केयरफुली, ही वर्क्स होगा, तो ही वर्क्स केयरफुली, तो यहाँ पे वर्ब हो गया और ये एडवर्ब हो गया। वैसे मैं लिखूँ हाउ केयरफुली डज ही वर्क, तो यहाँ पे ये वर्क जो है वो वर्ब हो गया और यहाँ पे केयरफुली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब ये रिसीव्ड है तो ये वर्ब है, वर्ब का स्पेशलिटी कौन बताएगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे स्किलफुल की जगह क्या आ जाएगा, स्किलफुली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कांट से वेयर ही हैज स्लिप्ड आउट नोटिस। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, कैप्टन केम प्रेजेंटली, जो प्रेजेंटली वर्ड होता है ना वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है और ये फ्यूचर के लिए होता है। इसका मतलब होता है विदाउट डिले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेजेंटली और शॉर्टली होता है ना, वो दोनों फ्यूचर के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैप्टन केम आ रहा है, यानी किसके में हो रहा है, कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, जस्ट नाउ। तो द कैप्टन केम जस्ट नाउ बट आई कांट से वेयर ही हैज़। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, दे वर एक्सेप्शनल गुड orators, so all of us listen to them very attentively। तो they were exceptional good orators। तो यहाँ पे exceptional होगा ना, वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो good है ना वो एक एडजेक्टिव है और exceptional भी एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव की विशेषता नहीं बताता है, या तो एडवर्ब बताता है, और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की। तो यहाँ पे exceptional नहीं आएगा, exceptional की जगह आ जाएगा एडवर्ब, क्योंकि अपन ने ये देखा था कि मैंने आपको बताया था कि जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या आ जाएगा, एक्सेप्शनली। ठीक है, दे वर एक्सेप्शनली गुड ओरेटर्स सो ऑल, तो यहाँ पे बनेगा एक्सेप्शनली।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू ल्यूर फॉर द मंथ्स बट ओइंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज़ नॉट स्टिल सक्सीडेड, तो अभी तक सक्सीडेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देख रखे होंगे तो ये जो स्टिल होता है ना, स्टिल का प्रयोग जो होता है ना वो हमेशा स्टिल का प्रयोग जो होता है ना वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे मिसफॉर्च्यून की बात हो रही है और नॉट की बात हो रही है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण इसका क्या हो जाएगा, यट, और यट जो होगा वो सक्सीड की बात आएगा। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज़ नॉट सक्सीडेड, स्टिल हट के यहाँ पे क्या लग जाएगा, यट, अभी तक वो सक्सीडेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखो, द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड, ये चीज़ बोली गई है। तो इसमें अंदर फेयरली जो होता है ना, फेयरली हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ करा जाता है, ना कि नेगेटिव। अब फेयरली की जगह यहाँ पे होगा क्वाइट या फिर रेदर जो होता है, क्वाइट जो होता है वो नेगेटिव चीज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अनजस्टिफाइड, यानी नेगेटिव है। तो अनजस्टिफाइड हो रही है तो वो फेयरली अनजस्टिफाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे फेयरली गुड होता है, फेयरली ऑनेस्ट होता है, फेयरली क्लेवर होता है। लेकिन अनजस्टिफाइड नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव के लिए ऐसा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि जो कि उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहाँ पर रेदर अनजस्टिफाइड, वो क्या है, अनजस्टिफाइड है, वो क्या है, क्वाइट अनजस्टिफाइड है। तो यहाँ पे ये चीज़ करोगे। ऐसे भी बोल सकते हो, शी इज़ क्वाइट राइट, यू आर क्वाइट रॉन्ग। तो यहाँ पे जो क्वाइट और रेदर होता है वो अच्छे और बुरे गुण दोनों के साथ प्रयोग होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे फेयरली जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ के साथ ही होता है। तो इस यहाँ पे फेयरली की जगह क्या आ जाएगा, या तो रेदर लगा दो या फिर क्वाइट लगा दो, रेदर या फिर क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट कॉम्पिटिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, सो व्हेन गिवन आ चांस ही कैन लीड द कंपनी टू इट्स गोल। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ही इज़ क्वाइट आना चाहिए, ये ऑलमोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वाइट होता है ना, क्वाइट से पहले ना एडवर्ब का प्रयोग नहीं करा जाता। ये जो होता है ना, क्वाइट से पहले कभी भी ऑलमोस्ट नहीं आएगा, ये हो जाएगा, या फिर वेरी क्वाइट। ये देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो ऑलमोस्ट होता है, जैसे ऑलमोस्ट होता है जब मैं अभी बोल रही थी, और वेरी होता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट और वेरी, क्वाइट राइट या फिर क्वाइट रॉन्ग, ये जो दो वर्ड्स होते हैं ना, ये कभी भी क्वाइट से पहले प्रयोग नहीं करे जाते थे। तो ये क्या बनेगा, ही इज़ क्वाइट कॉम्पिटिटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, the imported articles which you are sell are enough costly to allow the pockets of an ordinary man to buy them। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इनफ होता है ना, इनफ जो होगा वो कॉस्टली के बाद आएगा, क्योंकि जो इनफ होता है वो क्वांटिटी ऑफ, वो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। तो जब भी क्वांटिटी की बात होगी तो वो जिसकी विशेषता बता रहा हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब की, उसके बाद में आता है। तो यहाँ पे जैसे इंटेलिजेंट इनफ, काइंड इनफ, तो ये जो काइंड है इनफ उसके बाद आ रहा है, इंटेलिजेंट इनफ, हेल्पफुल इनफ, तो हेल्पफुल के बाद आ रहा है, इसलिए कॉस्टली के बाद क्या आ जाएगा, इनफ आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर कॉस्टली इनफ, यहाँ पे आ जाएगा इनफ टू अलाउ द पॉकेट्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन टू बाय दैम। नेक्स्ट वाला देखो, स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी इनफ काइंड, वापस से बता दिया, काइंड के बाद आएगा इनफ। तो यहाँ पे अपन को मिल गया, नेक्स्ट कर लेते हैं, इजी सा है। यहाँ पे इनफ नहीं आएगा, काइंड आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो किसके बाद आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब जो होता है, जो एडजेक्टिव होता है उसके बाद में एडवर्ब की तरह आता है, तो वो बाद में आता है। कोई भी वर्ड होता है उसके बाद में आता है। लेकिन देखो ऐसा क्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा हो तो वो नाउन के पहले आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इनफ बॉयज़, तो यहाँ पे बॉयज़ इनफ नहीं होगा, इनफ बॉयज़ बनेगा। इनफ मनी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मनी क्या है, नाउन है। बॉयज़ क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो नाउन से पहले आता है, और जो वर्ब एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव से बाद में आता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। जब वो एडवर्ब की तरह काम करेगा और कभी वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, हो जाएगा, ये आराम से हो जाएंगे ये सब चीज़ें। ये वाला क्वेश्चन देखो, आई मीट नीतू अबाउट 2 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर फॉर। तो ये जो फॉर है ना, ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसका प्रयोग क्या होगा, सिंस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब एडवर्ब के रूप में सिंस का प्रयोग होता है तो एवर के साथ हमेशा क्या आता है, सिंस आता है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना। बात ध्यान में रखनी है वाली है कि जब भी एवर सिंस आता है ना, तो एवर सिंस वाला जो क्लॉज होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर होता है, और जो पहला वाला क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट के अंदर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, आई सॉ हिम 2 years अगो, तो ये वाला क्या है, सिंपल पास्ट के अंदर है। एंड हैव रिमेंबर्ड हिम एवर सिंस, तो एवर सिंस, तो यहाँ पे ये किसके अंदर आ रहा है, हैव आ रहा है, यानी ये किसके अंदर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखो, हिज ऐसे वॉज अनमैच्ड सो ही वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट प्राइज इन अ फॉर्म ऑफ अ शील्ड मेड ऑफ सिल्वर एंड एमरल्ड विथ सम प्रीशियस स्टोन। तो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर नेगोशिएशन एंड द रिटर्न्ड हैप्पीली। तो ये भी सही है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट द शेरजहाँ इन ऑर्डर टू विन द मैच ऑल्दो ही, अच्छा नेक्स्ट पढ़ने लग गई, इसको तो बताया नहीं। इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल, देखो केयरफुल नहीं होगा, केयरफुली होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लेड है ना, प्लेड एक वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो केयरफुल तो एडवर्ब नहीं है, तो यहाँ पे फुली लग जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो,
ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 600 रुपीज़। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ओनली हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ओनली, ऑलमोस्ट और इवन हो गया। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ओनली, ऑलमोस्ट और इवन, ये वाले जो होते हैं ना, हमेशा जिसकी विशेषता बताते हैं जस्ट उसके पहले आते हैं। तो ओनली 600 रुपीज़, सिर्फ केवल उसके पास 600 रुपीज़ है, तो यहाँ पे बनेगा ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 600 रुपीज़ अ मंथ ही मैनेज टू सपोर्ट हिज फैमिली। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर कंसर्न दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ओनली बाय टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि ओनली उसके पहले आता है जिसके बारे में वो बात कर रहा होता है, विशेषता बता रहा होता है। तो ओनली टॉकिंग टू द ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स किससे ही केवल बात करी गई है ना, तो बाय टॉकिंग टू ओनली द ऑफिसर्स, तो यहाँ पे ओनली आएगा, ये होगा बाय टॉकिंग टू ओनली द ऑफिसर्स कंसर्न दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट वाला देखो, ऑल ऑफ देम विल एग्जीक्यूट द प्लान सो स्किलफुली दैट देयर ऑफिसर विल फील सरप्राइज। तो ये स्किलफुली एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ एंड इन्वाइटेड हर टू केम टू पटना, तो ये भी सही है, इसके अंदर भी कोई भी नहीं है, ठीक है, एरर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। तो यहाँ पे हार्डली के बारे में बात करोगे तो मैंने आपको एक रूल बताया था पढ़ाते वक्त कि हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, इनसे पहले क्या होता है, रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है। रूल ऑफ इन्वर्जन लगता है तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो पहले आता है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा हार्डली डज ही, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। हार्डली डज ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाइक्स की जगह भी लाइक होगा, तो यहाँ पे हार्डली और ये लाइक हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ गई ना दोनों को, तो ये दोनों चीज़ें मतलब दोनों को बोल रही हूँ, तो यहाँ पर हार्डली की जगह यहाँ पे डज हो जाएगा और ये लाइक की जगह, लाइक्स की जगह लाइक हो जाएगा। दिस रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखो कि जो टू मच होता है ना, टू मच के बाद जो होता है ना, हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, और मच टू के बाद हमेशा, मच टू के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो स्मॉल है, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नाउन नहीं है, तो स्मॉल यहाँ पे जब एडजेक्टिव है तो यहाँ पे ये चीज़ क्या हो जाएगी, टू मच की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच टू। मच टू साइज़ बता रहा है ना, ये किसी चीज़ का, जो रूम है या फिर कोई भी चीज़ है उसका साइज़ बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया क्योंकि वो विशेषता बता रहा है। ये जो रूम है, रूम की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है यानी वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के बाद हमें पता है कि इससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, मच टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मच टू, ना कि टू मच। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो यहाँ पे फॉर्चुनेटली, देखो फॉर्चुनेटली, यहाँ पे फॉर्चुनेटली है ना, जो वो विशेषता मतलब एक तरह से वो चीज़ है जो वो पॉजिटिव एक सार है कि हम खुश हैं इस बात से कि वो वहाँ पे जब बम फटा तो वो वहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है ना, ये विशेषता बता रहा है पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे जब भी कोई भी एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताए तो वो हमेशा पहले लगाया जाता है। जैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, यू आर डल, अनफॉर्चुनेटली ही वॉज wounded इन द हेड कोलिजन, या फिर कुछ भी लगा लो, ही वॉज अनफॉर्चुनेटली ही वॉज वुंडेड इन द वॉर, ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप एक एसेंस बता रहे होते हो, पूरे सेंटेंस का जो वर्ड बता रहा होता है वो हमेशा पहले आता है, तो ये चीज़ क्या बनेगी, फॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द, माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स अ लोनली लाइफ। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नो और टू के बीच में जो होगा ना वो हमेशा हाउ का प्रयोग किया जाएगा। हाउ का प्रयोग होगा तो नो के बाद हाउ, व्हेन। देखो एक चीज़ मैं पहले बताती हूँ आपको, सबसे पहले ये चीज़ देख लो, नो जो होता है ना, नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो आती है ना, इसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नो, तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, हाउ। माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक, तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो मेक आ रहा है ना, तो ये चीज़ हो जाएगी। आई नो हाउ टू स्विम, आई नो व्हेन टू स्टार्ट, आई नो व्हाट टू डू, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पर देखो, आई लाइक द अपॉर्चुनिट मूवमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे जो है ना, वेयर जो होता है ना, ये जब रिलेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है तो वेयर जो होता है वो हमेशा प्लेस के लिए, स्थान के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ना टाइम के बारे में बात हो रही है। आई लाइक द मूवमेंट यानी टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन द वर्कर्स प्रूव देयर माइट, ही वॉज वेरी टायर्ड टू वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू अकम्पनी अस, तो ये वाला सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें पता चल गया ना, मैंने बता दिया ना, यहाँ पे वेयर की जगह क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, he is a linguist and always try to make his students pronounce a word correctly.
देखो लिंग्विस्ट का काम ही यही होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस करे एकदम करेक्टली। तो यहाँ पे जो होता है ना, एंड की बदले ना सो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो रीज़न बोल रहा है कि वो एक लिंग्विस्ट है, इसलिए कारण एक एंड जो होता है वो सेंटेंस को जोड़ता है और ये चीज़ है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सो इस कारण से, दैट इज़ द रीज़न वाई ही ऑलवेज ट्राइज टू मेक हिज स्टूडेंट प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। तो यहाँ पे सो आएगा, ठीक है, सही उच्चारण करने वाला तो करवाने के लिए। तो यहाँ पे सो का प्रयोग होगा ना कि एंड का, और नहीं होगा, यहाँ पे और का सेंस नहीं होगा, कारण होगा कि वो लिंग्विस्ट है इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए एंड की जगह क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, Being much contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere man like him. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मच होगा ना, मच नहीं आएगा। कि देखो क्या होता है, मच का प्रयोग जो होता है ना, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जब सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया, मच सरप्राइज, मच शॉक्ड हो गया। लेकिन कुछ जब नेगेटिव, थोड़े से नेगेटिव सेंस के अंदर आते हैं तो वहाँ पे जो होता है वो वेरी का प्रयोग होता है, वेरी टायर्ड, वेरी डिजैक्टेड, वेरी कंटेंटेड, वेरी ड्रंक। तो यहाँ पे मच की जगह क्या हो जाएगा, वेरी का प्रयोग होगा। सिंपल सा होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन वेरी प्लीज और मच प्लीज दोनों का प्रयोग हो सकता है। देखो मैंने ये शायद आपको बताया भी है, चलो मैं बता देती हूँ वापस से। जैसे वेरी प्लीज्ड, पहले इसको देख लो, ये एक ऐसा वर्ड है जो प्लीज़ दोनों के साथ प्रयोग होता है। जैसे आई एम वेरी प्लीज, तो ये इसका प्लीज टू सी यू, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देख के। और अगर मैं लिख दूँ आई एम मच प्लीज्ड विथ यू, प्लीज्ड विथ योर परफॉर्मेंस, या फिर विथ योर वर्क लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क, तो ये जो मच प्लीज है ना, यहाँ पे इसका मतलब है सेटिस्फाइड। तो कोई भी चीज़ जो सेटिस्फाइड है ना उसके लिए ही यूज़ है। तो वेरी प्लीज मतलब तो खुश होना, और यहाँ पे इसका मतलब हो गया सेटिस्फाइड होना। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हेन द प्रिंस सॉ द प्रिंसेस ही क्राइड आउट दैट ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ये सही है एकदम सेंटेंस। हो भी सकता है कि प्रिंस ने कभी प्रिंसेस को देखा हो तो रोने लग गया होगा, कितनी ब्यूटीफुल लेडी नहीं देखी। नेक्स्ट वाली देखो, ये बात एकदम सही है, ये चीज़ एकदम सही है कि प्रिंस रोने लग जाएगा कि प्रिंसेस जो होती है, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत सुंदर होती है। मतलब कोई भी लेडी, जनरल प्रिंसेस, यहाँ पे एवरी गर्ल, एवरी वुमेन, एवरी लेडी के बारे में बात कर रही हूँ मैं। When asked, he took teas and said that it tasted sweetly. Sweetly नहीं होगा, sweet होगा, क्योंकि कुछ होते हैं, मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको। स्वीट होता है यहाँ पे, कुछ वैसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कॉपुला वर्ब्स कहते हैं। जैसे होते हैं टेस्ट, फील, सेंस, नहीं, फील, सीम, अपीयर, लुक, स्मेल, रिमेन। ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा अपने साथ, या फिर इनको ना कॉपुलर वर्ब की जगह लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये हमेशा अपने साथ एडजेक्टिव लेते हैं, कभी भी एडवर्ब नहीं लेते। तो यहाँ पे स्वीटली जो है वो एडवर्ब है, हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेस्टेड स्वीट, तो यहाँ पे आएगा स्वीट। नेक्स्ट वाला देखो, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली सो डोंट कॉल हिम अ लायर व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड। तो यहाँ पे ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली नहीं होगा, ब्लाइंड होगा। ओल्ड मैन जो है वो ब्लाइंडली है। तो आप लोगों को ये चीज़ बताओगे कि जो टू बी का जो फॉर्म होता है उसके साथ हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, और यहाँ पे ब्लाइंडली क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंड, वो अंधा है, इसलिए उसको आप झूठा नहीं कह सकते अगर वो कहे कि वो पढ़ नहीं सकता। नेक्स्ट वाला देखो, Such obstacles will not stop him, nothing never did. This is why he is progressing by leap and bounds. तो यहाँ पे such obstacle will not stop him, nothing ever did. This is why he is progressing by leap and bound. तो यहाँ पे अगर मैंने भी सेंटेंस को दूसरी बार पढ़ लिया, देखो यहाँ पे क्या होगा कि नेवर, नथिंग नेवर नहीं होगा, नथिंग नेवर नहीं होता कभी भी, ये वर्ड गलत है, नथिंग एवर होगा। ये चीज़ कभी भी नथिंग के साथ कभी भी नेवर नहीं आता, एवर आता है। तो यहाँ पे नेवर की जगह क्या हो जाएगा, एवर हो जाएगा, सिंपल। नॉट ओनली ड्रिंक्स बट ऑल्सो स्मोकिंग इज़ वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। की बात एकदम सही है, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग दोनों ही इंजूरियस होती है आपकी हेल्थ के लिए। इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस में भी एरर नहीं है और रियल लाइफ के अंदर भी इसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इफ़ यू आस्क मी, श्यामा इज़ क्वाइट ऑल राइट बट आई कांट टेल यू मच अबाउट राधा। तो यहाँ पे ये चीज़ एकदम सही है, क्वाइट ऑल राइट। तो क्वाइट के साथ कभी भी ये ऑल नहीं होता, मैंने आपको बहुत बार बताया है, क्वाइट राइट होगा, क्वाइट ऑल नहीं होगा, समझाया था सेंटेंस में जब आपको मैं इसके पॉइंट्स करवा रही थी। तो इफ़ यू आस्क मी, श्यामा इज़ क्वाइट राइट, या फिर ऑल राइट होगा, क्वाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑल को हटा दो, क्वाइट राइट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। तो ये वाला सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नो बडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी विदाउट एनी अर्जेंसी, द डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट्स। ये भी सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, Who will believe that she was not hardly hit by her husband's death। तो देखो यहाँ पे जो बिलीव है ना, बिलीव की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ई लगा देना, ठीक है, ये हो जाएगा BELIEVE। अब इसके बाद अपन इसमें एरर ढूंढते हैं, कभी कभी स्पेलिंग एरर्स भी होते हैं, लेकिन अब इसके अंदर एरर ढूंढते हैं। देखो ये हार्डली होता है ना के बराबर, लेकिन है ना अपन यहाँ पे होगा हार्ड, नॉट भी आ रहा है, और पहली बात तो नॉट और हार्डली एक साथ नहीं होंगे, और दूसरी हार्डली का मतलब होता है ना के बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कौन इस बात पे बिलीव करेगा कि उसको अपनी जो हस्बैंड की डेथ हुई उससे गहरा सदमा नहीं लगा, ज़बरदस्त रूप से चोट नहीं खाया।
तो यहाँ पे हार्ड होगा, हार्डली नहीं होगा। समबडी रिपोर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर दैट हिज पार्टनर हैड ओनली डाइड अ वीक बिफोर। तो ओनली डाइड ये चीज़ एकदम गलत है। देखो यहाँ पे क्या है, पार्टनर हैड डाइड होगा, क्योंकि ओनली डाइड केवल मरा एक वीक बिफोर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, उसका जो पार्टनर है वो मरा ओनली केवल एक वीक पहले। तो यहाँ पे ओनली जो होगा उसकी मैंने बताया था ना, उससे पहले आएगा जिसकी वो विशेषता बता रहा होता है। तो विशेषता किसकी बता रहा है, एक वीक की। तो यहाँ पे ये ऐसा बनेगा सेंटेंस, यहाँ पे समबडी रिपोर्टेड टू द कॉन्ट्रैक्टर दैट द पार्टनर हैड डाइड ओनली, यहाँ पे ओनली आ जाएगा, ओनली अ वीक बिफोर। इसमें देखो, ही आस्क्ड मी टू कम्प्लीटली फॉरगॉट हर बट ओनली आई नो हाउ ईजी इट इज़ टू से सो। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी टू कम्प्लीटली फॉरगॉट हर नहीं होगा, मतलब देखो अपन सेंटेंस में अपन नॉर्मली बोलते तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि उसको भूल जाओ पूरी तरह से। तो ये जो फॉरगॉट हर है उसके आगे यहाँ पे कम्प्लीटली आएगा। तो ये जो होता है वो स्प्लिट का दोष हो जाता है कि उसने बीच में से तोड़ दिया, तो इसलिए बनेगा ही आस्क्ड मी टू फॉरगॉट हर कम्प्लीटली, यहाँ पे आएगा। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस अ क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ द केस। देखो यहाँ पे जो केयरफुली है ना, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। केयरफुली हो गया, क्रिटिकली हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, पीसफुली हो गया, लविंगली हो गया। तो ये जो होते हैं ना एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब के बाद में आते हैं। तो व्हेन एग्जामाइंड केयरफुली, एग्जामाइन करा कैसे, केयरफुली। तो यहाँ पे सेंटेंस का एरर यहाँ पे हो जाएगा, इसको हटा के यहाँ लगाना। शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। तो देखो लवली नहीं होगा, लविंगली होगा, उसने देखा उसकी तरफ। तो जो लवली है ना वो एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे लविंगली जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो उसने उनकी तरफ देखा कैसे, लविंगली, बहुत प्यार से, लविंगली, ठीक है। शी इज़ अ लवली गर्ल, तो लवली गर्ल एडजेक्टिव और नाउन। शी स्माइल्ड एट हिम लविंगली, उसने स्माइल करा लविंगली। तो यहाँ पे जो लविंगली होता है ना वो बता रहा है कि प्यार से देखा, ठीक है ना, कि वो प्यारी है। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे लवली नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, लविंगली। नेक्स्ट देखो, ही नेवर लाइक टू ट्रीट हिज ब्रदर फ्रेंडली दैट्स वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड फेवर। तो यहाँ पे ये चीज़ सही है, इसमें कोई भी सही मतलब कोई भी एरर नहीं है। दे वर सीनियर टू मी, ये बात सही है, सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन दैम। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरी जो है वो चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी है ना, वेरी का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री के पहले होता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग होगा, मच का। दे आर मच सीनियर टू मी, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो पर्सन के अंदर, मेरे से और उन जो वो लोग हैं वो उनमें, दे और मेरे में। तो दे और मेरे में कंपैरेटिव डिग्री, दो पर्सन का कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर यहाँ पे क्या लगेगा, मच का प्रयोग होगा, ना कि वेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज़ नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। तो हार्डली एवर, ये बात एकदम सही है, मतलब ना के बराबर ही मैं उसको देखता हूँ। तो यहाँ पे हार्डली एवर जो होता है ना, हार्डली एवर जो होता है वो ना बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए लोगों को पता नहीं, लेकिन ये चीज़ सही है। बिफोर द गेम शी फेल्ट श्योरली फॉर ऑफ विनिंग बट आफ्टर 5 मिनट्स शी रियलाइज दैट इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो इस वाले के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे श्योरली, ये जो श्योरली नहीं आएगा ना वो श्योर आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो फील कॉपुलर वर्ब पे बताए थे उसमें फील भी लिखा था। तो फील का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, फेल्ट होता है। अब फेल्ट है तो फील का फॉर्म ही है, फील का फॉर्म है, तो ये कॉपुलर वर्ब है, यानी कि इसके बाद जो आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, ना कि एडवर्ब का। तो इसलिए फील्ड जो यहाँ पे है ना, शी फेल्ट, तो फेल्ट की जगह यहाँ पे श्योर आ जाएगा, ना कि श्योरली। नेक्स्ट वाला देखो, आई नो दैट एवेंचुअली ही विल्स कम टू मी एंड कन्फेस दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम। तो इस वाले के अंदर कोई भी एरर नहीं है, एकदम सही है। इवेंचुअली का अर्थ होता है यहाँ पे अल्टीमेटली, अंततः वो कन्फेस कर लेगा ना, ठीक है। आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ इस बात को, अंततः वो कम हो जाएगा टू मी और कन्फेस कर लेगा जो क्राइम उसने कमिट करा है। तो यहाँ पे एकदम सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस वाले सेंटेंस को देखो, ही सेड दैट द एग्जामिनेशन वाज बैड एंड एडेड दैट ही कुड नॉट आंसर क्वेश्चंस इनफ टू पास। तो ये वाली बात एकदम सही है, मैंने आपको बताया था कि जब इनफ का प्रयोग यदि एडजेक्टिव के रूप में हो रहा होता है तो समानता उस नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ सही है, ही हैज़ इनफ मनी टू बाय अ कार, देयर वॉज इनफ बॉयज इन द क्लास। तो यहाँ पे ये वाली सारी चीज़ें सही होती है। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, तो ये जो इनफ है इसमें सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये देखो, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, नॉर्मल अगर आप कहेंगे इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आता है, जैसे नीदर डिड आई, नीदर आई डिड नहीं होगा, नीदर डिड आई होगा, नॉर डिड आई। तो ये ऐसे बनेगा, नॉर आई डिड नहीं बनेगा, ये बनेगा नॉर डिड आई। तो ऐसे ही सो के साथ भी होता है, सो डिड आई बनता है, ना कि सो आई डिड बनता है। तो यहाँ पे भी सो जो ये जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब वो पहले आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, सो इज टॉम,
मतलब यहाँ पे जो एवरी मेंबर है वो किसके एडिक्टेड है, ड्रिंकिंग के। तो वैसे ही कौन एडिक्टेड है उस सेम चीज़ के, टॉम भी। तो सो इज़ टॉम। तो यहाँ पे ये जो सो है ना वो पहले आ जाएगा, मतलब सो के बाद जो है वो इज़ आ जाएगा, तो इज़ पहले आ जाएगा और टॉम से पहले, तो ये बनेगा सो इज़ टॉम। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट वाला देखो, देखो यहाँ पे द ईस्टवर्ड्स विंड हेल्प्ड द बोट गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे जो ईस्ट वर्ड्स है ना, एस जो लग रहा है ना वो चीज़ नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पे जो विंड की बात हो रही है वो चीज़ हमें यहाँ पे, ये रुको, ये है एडवर्ब, ठीक है। और हमें जो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव चाहिए जो कि नाउन की विशेषता बताएगा। नाउन क्या है यहाँ पे, विंड। विंड की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ईस्ट वर्ड्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एस लगा हुआ है तो एडवर्ब हो गया, लेकिन हमें एस नहीं चाहिए इसलिए हम हटाएंगे, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, जो विंड है वो नाउन है, इसलिए हम बनाएंगे इसको द ईस्टवर्ड विंड हेल्प। The eastward wind helped. Not only we lost what we had on our disposal, but we also lost our patience. तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो की बात हो रही है। तो यहाँ पे जब भी अपन ये चीज़ बात करेंगे तो देखो यहाँ पे होगा, पहली बात तो डिड लगेगा, क्योंकि डिड जो होती है वो सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। और दूसरी बात यहाँ पे लॉस्ट नहीं होता, लॉस्ट मतलब खोना होता है किसी चीज़ को, जैसे आपका पर्स खो गया, आपका पैन खो गया, लेकिन यहाँ पे पेशेंस जो कोई चीज़ नहीं है, इसलिए लूज आएगा, लूज LOSE, ठीक है। तो नॉट ओनली डिड वी लॉस्ट वॉट वी हैड ऑन आवर डिस्पोजल, बट वी ऑल्सो लूज LOSE, लूज आवर पेशेंस। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क, सेट द मैनेजर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो अंडर नो सर्कमस्टेंसेज होते हैं ना, उसके पहले भी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो इसमें अंदर क्या बनेगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क। नेक्स्ट वाला देखो, Under a tree was sitting the saint whom he had seen somewhere else. तो यहाँ पे under a tree was sitting the saint, ये वाली बात एकदम सही है। I don't like such nasty things nor he does। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं I don't like such nasty things nor he does, तो यहाँ पे क्या होगा कि रूल ऑफ इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये चीज़ हो गई, डस पहले आएगा और ये बचेगा ही। तो यहीं पे ये सारे एरर्स अपने खत्म हो जाते हैं इस वाले पार्ट के। उसके बाद अपन जो नेक्स्ट वाला टॉपिक करेंगे वो कंजक्शन करेंगे। कंजक्शन 10 वाला पार्ट करेंगे। कंजक्शन थोड़ा ईजी होता है, आराम से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ईजी है कंजक्शन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।